नमस्कार दोस्तों, MPIQ के डेली संवाद प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का आर्टिकल हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया है। अब आज का हमारा एडिटोरियल है सामने आ रहे जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम। आज का हमारा आर्टिकल MPPSC के प्रीलिम्स के पेपर वन की जो यूनिट 3 है जिसमें लिखा है भारत का भूगोल, तो वहाँ पर यह डिकोड होगा जहाँ पर लिखा हुआ है जलवायु घटनाएं। तो यहाँ पर अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के जो परिणाम हैं तो वहाँ पर यह सीधा लिंक होगा। तो MPPSC के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आज का आर्टिकल। और वहीं पर जब हम मेंस में गौर करते हैं तो देखते हैं कि पेपर वन की जो पार्ट बी का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसकी जो यूनिट 1 है वो है भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु। तो यहाँ पर यह लिंक होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जलवायु घटनाएं और यहाँ पे लिखा है अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर द्विध्रुव मतलब IOD, इंडियन ओशियन डाइपोल और जलवायु परिवर्तन के परिणाम। तो ये वाली जो लाइन है वो प्रीलिम्स और मेंस में ज़्यादा चेंज नहीं है, बस IOD मेंस में जुड़ गया है, बाकी तो प्रीलिम्स के जैसी ही है। अब आगे देखते हैं और कहाँ पर डिकोड होगा। तो वहीं पर पेपर 3 के पार्ट ए में इकोनॉमी है, तो वहीं पेपर 3 के पार्ट बी में आप देखेंगे साइंस, एनवायरनमेंट और हेल्थ वाला पोर्शन है। तो यूनिट 5 जो है पेपर 3 के पार्ट बी की वो एनवायरनमेंट से संबंधित है और वहाँ पर लिखा हुआ है मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर जो प्रभाव है, पर्यावरण पर जो प्रभाव है। यहाँ पर पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे पूरी लिंक होगी, डिकोड होगी। साथ ही साथ इसी लाइन के अंदर लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन, तो यहाँ पे सीधी लिंक होगी पेपर 3 के पार्ट बी के यूनिट 5 से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की। और आज का हमारा आर्टिकल है जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम जो कि सामने आ रहे हैं। साथियों, आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है हाल ही में केरल के वायनाड में जो तबाही हुई थी भूस्खलन के कारण, उसको लेकर है। उसको आधार बनाकर इस एडिटोरियल के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के हम सभी एस्पेक्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे कि कैसे केरल में जो वायनाड की जो घटना हुई है वो किन कारणों से हुई है। साथ ही साथ आज के एडिटोरियल में हम देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के भविष्य में कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आएंगे। साथ ही साथ गॉडगिल कमेटी की पश्चिमी घाट को लेकर जो रिपोर्ट आई थी उसकी बात करेंगे। इसके साथ कुछ उपाय हैं उन पर चर्चा करते हुए हम अपने एडिटोरियल को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो केरल के वायनाड में हाल ही में भूस्खलन के कारण एक बहुत बड़ी तबाही देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि इस तबाही में 250 लोगों की जहां मृत्यु हो जाती है तो वहीं पर हजारों लोग आपको घायल देखने को मिलते हैं। तो इस तबाही का जो प्रमुख कारण है वो थी भारी वर्षा। और भारी वर्षा क्यों हुई है तो इसके पीछे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन क्यों हुआ है तो मानव गतिविधियों की जो अनियंत्रित जो विकास है, मानव गतिविधियों का जो अनियंत्रित विकास है, या बोलें तो मानव गतिविधियों की जितनी भी यह पहुंच है वो कहीं ना कहीं बहुत ही विपरीत तरीके से पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। तो आज देखते हैं हम अपने एडिटोरियल को। तो केरल के वायनाड में तबाही हुई और केरल के वायनाड में जो तबाही हुई है उस तबाही ने न केवल हमें आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित किया है बल्कि इसने हमें सामाजिक रूप से भी बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई है। और जब हम आगे देखते हैं तो इसके पीछे भूस्खलन है और भूस्खलन के पीछे क्लाइमेट चेंज है। और क्लाइमेट चेंज क्यों है? क्योंकि मानव ने अनियंत्रित रूप से पर्यावरण को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित किया है, जिसके दुष्परिणाम हमें क्लाइमेट चेंज के रूप में देखने को मिल रहे हैं। तो हमने बहुत ही आहत किया है पर्यावरण का, उसी के परिणाम आज हमें इस तबाही के रूप में देखने को मिलते हैं। और आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज के कारण पर्यावरण की जो घटनाएं हैं उनकी जो आवृत्ति है उसमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। और बात यही नहीं रुकती बल्कि एक अप्रत्याशित हमें इनकी आवृत्ति देखने को मिलती है।
अब देखेंगे क्लाइमेट चेंज के कारण ही वर्षा का पूरा पैटर्न ही बदल गया है। आप देखेंगे कहीं किसी क्षेत्र में कहीं ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो कोई क्षेत्र सूखा से प्रभावित हो जाता है, या किसी क्षेत्र में कम वर्षा होती है। इस पूरे वर्षा पैटर्न को यदि हम देखें तो पहले क्या होता था कि जो वर्षा है वो बहुत बड़े भू क्षेत्र को कवर करती थी, और वहीं पर अब जो वर्षा है बहुत ही कम भू क्षेत्र को कवर कर रही है, और वर्षा बहुत ही कम भू क्षेत्र को कवर करते हुए बहुत ही कम समय में वहाँ पर अत्यधिक वर्षा कर दे रही है, जिसके चलते आप देखेंगे वहाँ पर भूस्खलन जैसी समस्या आ रही है, साथ ही साथ बाढ़ की समस्या आ रही है, जो कि मानव की सीमा के अब परे है। इसलिए अब बहुत ही आवश्यक हो गया है कि क्लाइमेट चेंज को हम नियंत्रित कर पाएँ, या क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करने वाली जो गतिविधियां हैं अब उनको नियंत्रित करने का समय आ गया है। तो केरल वायनाड प्रमुख जो कारण था वो भारी वर्षा रही। और वहीं पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट देखने को मिलता है कि भारत का जो औसत टेम्परेचर है तो 1901 से लेकर अब तक भारत के औसत टेम्परेचर में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी देखने को मिलती है। और जब टेम्परेचर में किसी क्षेत्र के टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है तो उस क्षेत्र का जो वातावरण है तो वो ज़्यादा मात्रा में पानी को अवशोषण करता है। फलस्वरूप वहाँ पे वर्षा पैटर्न जो है वो वहाँ पे बदलते आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब देखेंगे कि जो केरल का जो वायनाड क्षेत्र है उसमें आप देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से भी यह बहुत संवेदनशील क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे वहाँ के वन क्षेत्र में भी 60% से अधिक की कमी हो चुकी है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आबादी भी रह रही है। तो अधिक आबादी वन क्षेत्र में भी कभी प्रमुख कारण रहे हैं इस तबाही के पीछे। आगे देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के क्या क्या दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों पर अब हम बात करेंगे। तो भारत में आप देखेंगे पिछले कुछ दशकों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है जलवायु को लेकर। वैश्विक परिवेश में भी यह परिवर्तन बिल्कुल किसी न किसी देश को सभी देशों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन भारत भी इससे अछूता नहीं है। अब भारत के इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो जहाँ वर्ष 1901 में मैंने बताया था कि 1901 से लेकर अब तक भारत के औसत तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि दर्ज की गई है। और जब किसी क्षेत्र के वातावरण के टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो वहाँ पर उस क्षेत्र के वातावरण में पानी ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ यह पूरी तरह से वर्षा पैटर्न को अप्रत्याशित तरीके से प्रभावित करती है। और वर्षा पैटर्न में अप्रत्याशित मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखने को हमें मिल रहे हैं। अब इसके क्लाइमेट चेंज के कारण एक्सट्रीम वेदर इवेंट की जो घटनाएं हैं उनकी न केवल संख्या में वृद्धि हुई है बल्कि उनकी आवृत्ति में भी अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिलता है। अब प्रमुख परिणाम हमें कहाँ देखने मिल रहे हैं। तो जो हमारे जो पहाड़ी एरिया है भारत का, जैसे आप देखेंगे पहाड़ी एरिया में अवस्थित जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, साथ ही साथ उत्तर पूर्वी भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी भूमिका में यहाँ पर आप देखेंगे बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। तो जैसे मैंने देखा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में आप देखेंगे बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याएं आए दिन घटती रहती हैं। अब न केवल इन घटनाओं में वृद्धि हो रही है बल्कि इनकी आवृत्ति भी अब लगातार बढ़ रही है। और वर्षा का पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है। उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है कि टेम्परेचर बढ़ा तो वातावरण में जो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो क्षमता है वो भी लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते वर्षा का पैटर्न पूरा बदल रहा है। तो वर्षा पैटर्न का क्या देखने को मिल रहा है। तो भारत में जहां हम देखते हैं साथियों, तो पिछले 100 वर्षों में हमें इतना बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है क्लाइमेट चेंज में, लेकिन हाल ही के जो 2 दशक हैं तो पिछले 20 वर्षों में हमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है क्लाइमेट को लेकर। तो जैसे 100 वर्षों के बारिश पैटर्न अधिक बदलाव हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन 20 वर्षों में बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। अब क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो कम दिनों में अधिक वर्षा हो रही है। और वहीं पर पहले जो वर्षा का जो भूक्षेत्र था, बारिश की जो कवरेज एरिया था वो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो वर्षा भूक्षेत्र का दायरा पहले बढ़ा, लेकिन अब जो है वो सीमित हो गया है। और अब क्या हो रहा है कि छोटे दायरे में और बहुत ही कम समय में अत्यधिक वर्षा देखने को मिल रही है, जिसके चलते भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फलस्वरूप मानव अब इनको अनियंत्रित नहीं कर पा रहा है। तो बहुत ही आवश्यक हो गया है कि क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करने वाली जितनी गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित किया जाए। अब ये सब क्यों हो रहा है, तो हमें पता है कि मानव जनित पर्यावरण प्रतिकूल गतिविधियां, तो मानव ने ऐसी गतिविधियां की हैं जो कि पर्यावरण को विपरीत तरीके से प्रभावित कर रही हैं, पर्यावरण के लिए प्रतिकूल हैं। तो ऐसी गतिविधियों पर अब रोक लगाने का समय आ गया है। अब जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो हम सभी को पता है कि हमने
पहाड़ का जो परितंत्र है उसको बदल दिया है। तो इकोसिस्टम, हिल्स का जो इकोसिस्टम है वो बदल दिया है। और उसके पीछे हमारा स्वार्थ था, हमारा स्वार्थ था, हमारा लालच था। हमने क्या किया है, हमने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन जो हिल्स हैं, इन हिल्स पर हमने आप देखेंगे कि यहाँ पे होम स्टे स्कीम लेके आए। तो यहाँ पे हमने होम स्टे बनाया, हमने होटल्स बनाए और हमने भू संरचना को वहाँ पर पहाड़ों की जो भू संरचना है उसको बदलने का प्रयास किया, जिसके चलते अब दुष्परिणाम भूस्खलन के रूप में सामने आ रहे हैं। तो निर्माण, और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि निर्माण प्रक्रिया में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पूर्णतः अभाव है। और वहीं पर आपदा क्षेत्र में परियोजनाओं का विकास जो है वो लगातार किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्र जो कि आपदाओं से ग्रस्त हैं या भूकंप प्रभावित हैं, वहाँ पर भी अब विकास नहीं रुक रहा है, वहाँ पर भी लगातार अवैज्ञानिक तरीके से विकास हो रहा है। तो निश्चित तौर पर क्लाइमेट चेंज तो एक दिन आना ही आना है, उसके दुष्परिणाम तो हमें देखने को मिलने ही मिलने हैं। साथ ही साथ हमने पर्यटन के कारण जनसंख्या भी बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, और वाहनों के चलते, इन सभी के दबाव के चलते हमने क्या किया है, हिल्स को भी नहीं छोड़ा है। और हिल्स पर भी, और जो हमारे पर्वत पहाड़ जो एरिया हैं, पठार हैं, वहाँ पर भी हमने लगातार आवास बनाए हैं और उनको भी हमने प्रतिकूल तरीके से प्रभावित किया है। मानव की अतिवादी जो सोच है वो, और लोभ ग्रसित जो लालसा है वो इसके पीछे प्रमुख कारण के रूप में है। अब जलवायु परिवर्तन क्यों, तो उसी पे हम डिस्कस करते जा रहे हैं कि पर्यटन की दृष्टि से भू संरचनाओं में लगातार परिवर्तन किया है। साथ ही साथ हमने जो पहाड़, पठार, पर्वत का जो एरिया था, वहाँ के क्षेत्र के न केवल पर्यावरण को बदला है, बल्कि संस्कृति, भूगोल की भी हमने वहाँ पे अनदेखी की है। साथ ही साथ अब इसके पीछे धारणा क्या काम कर रही है, तो एक ही धारणा है कि आधुनिक विकास होगा तो रोजगार के अवसर मिलेंगे, और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो आर्थिक तरक्की होगी, तो फिर खुशहाली आएगी। लेकिन यह ठोस धारणा हमारे दिमाग में बन गई है, लेकिन अब समय आ गया है इस धारणा को बदलने का, क्योंकि यदि यही धारणा अब लगातार चलती रही तो क्लाइमेट चेंज के बहुत भयानक परिणाम हम सभी को भुगतने पड़ सकते हैं। हमने आगे चल के क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे एक और कारण है, सड़कें निर्माण किया। न केवल हमने सड़कों का निर्माण किया, बल्कि उनका चौड़ीकरण भी किया। हमने टूरिज्म को बढ़ावा दिया इस एरिया में। साथ ही साथ पिकनिक स्पॉट भी हमने यहाँ पे डेवलप किए। और वहीं पर पर्यावरण को ताक पर रखकर, मतलब पर्यावरण की पूरी अनदेखी करते हुए, हमने लगातार यहाँ पर आर्थिक विकास और मानव गतिविधियों को बढ़ावा दिया। परिणाम स्वरूप अब जो समस्याएं हैं वो भूस्खलन के रूप में और पर्यावरण प्रतिकूल प्रभाव अब हमें देखने को मिल रहे हैं। और एक और यहाँ का जो भारत का जो आम जनमानस है वह पर्यावरण प्रभावों को लेकर उतना समझदार नहीं है, या पर्यावरण प्रभाव के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं इनसे वो वाजिब नहीं है, इनके बारे में उसको ज्ञान नहीं है, उतनी उसको समझ नहीं है। तो वो यहाँ पे क्या करता है कि क्लाइमेट चेंज की जो भी घटना होती है वो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ईश्वरीय प्रभाव है। तो इस सोच को भी बदलना होगा, क्योंकि कोई भी मानवीय घटना, कोई भी जलवायु परिवर्तन जो घटना होती है वो प्राकृतिक रूप से हो सकती है, मानवीय रूप से हो सकती है। लेकिन भारत में देखने को आया है कि जैसे केरल की जो भूस्खलन वाली जो घटना हुई है वायनाड में, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो मानव गतिविधि, मानव आपदा का ही एक वहाँ पर रूप रहा है, और मानव गतिविधि ही इसके पीछे प्रमुख कारण के रूप में रही है। आगे देखते हैं, यदि गहराई से हम जैसे नॉर्मल रूप से यदि हम देखते हैं तो आम जनमानस में तो यही है कि ये तो ईश्वर की देन है, ईश्वरीय प्रभाव है, तो ऐसी घटना घटित हो गई। लेकिन जब हम गहराई से परीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि मानव जनित आपदाएं जितनी होती हैं उनमें से किसी न किसी एक का प्रकार हमें वायनाड के भूस्खलन में भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कॉप की। तो कॉप, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि एक विश्व स्तरीय मंच है जहाँ पर क्लाइमेट चेंज पर चर्चा की जाती है, साथ ही साथ समाधान के कार्य भी यहाँ पर किए जाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकना है, क्लाइमेट चेंज को कैसे नियंत्रित करना है, और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या प्रगति अभी तक हुई है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत होती है कॉप में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। इसके भिन्न भिन्न सम्मेलन और डिफरेंट टाइम्स में आयोजित किए जाते हैं, और उन पर पूरे वैश्विक परिवेश को लेकर चर्चा की जाती है। तो इस कॉप में बात करते हैं तो भारत की जो है वो सक्रिय भागीदारी है, और साथ ही साथ जितनी भी प्रतिबद्धता भारत ने कॉप में की थी उन सभी की ओर भारत अग्रसर भी है। तो प्रतिबद्धता के साथ लक्ष्य की ओर अग्रसर है भारत, और भारत ने इन्हीं प्रतिबद्धताओं के चलते स्वच्छ ऊर्जा पर काम किया है। कल ही हमने अपने एक एडिटोरियल में समझा था जो कि परमाणु ऊर्जा को लेकर था। तो अब हम कैसे परमाणु ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, तो स्वच्छ ऊर्जा पर भी हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जो जीरो कार्बन की जो पॉलिसी है उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं।
विनाश, विनाश न्यूनतम और दीर्घ अवधि विकास। अब आवश्यकता है साथियों कि हम ऐसे प्रयासों की ओर मूव ऑन करें, हम ऐसे प्रयासों पर बल दें जिनसे विनाश कम हो लेकिन जो दीर्घ अवधि का जो विकास है वो सुनिश्चित हो पाए। क्लाइमेट चेंज के चलते अब मिशन लाइफ की यहाँ पे बात की गई है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अच्छा पॉइंट है, हम मेंस में, आप मेंस आंसर राइटिंग में आप इस पॉइंट को जरूर यूज करिएगा, क्योंकि मिशन लाइफ का जो मतलब है वो यह है कि अब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। साथियों इस लाइन को यदि हम समझें तो हम पाते हैं कि जब हम प्राचीन काल में देखते हैं अपने भारत के परिदृश्य को, तो आप देखेंगे कि भारत तो पहले ही पर्यावरण के प्रति सम्मानजनक था। पर्यावरण इको फ्रेंडली गतिविधियां शुरू से कर रहा था। पर्यावरण हमारे लिए पर्यावरण को हम पूछते थे, पर्यावरण का हम मान सम्मान करते थे। तो पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियां हमारी प्राचीन काल से ही रही हैं। तो मिशन लाइफ जैसा कॉन्सेप्ट तो हम बहुत पहले से ही यूज करते आ रहे हैं, लेकिन बीच में क्या हुआ कि आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के इस परिवेश में आकर हम भटक गए और हमने अपने जो मिशन लाइफ का जो कॉन्सेप्ट था उससे दूरी बना ली। लेकिन अब समय आ गया है कि हम फिर से पर्यावरण को वही सम्मान वापस लौटा दें जो हमने पर्यावरण से विमुख होकर छीन लिया था। अब तो वही बात है मिशन लाइफ को लेकर कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अब मानवीय गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट के अनुकूल हो। विश्व के सभी देशों की सकारात्मक सोच की भी अब आवश्यकता है, सभी देशों को साथ आना चाहिए एक सकारात्मक सोच के साथ ही साथ भारत के जो शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ही सकारात्मक रूप से इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा सकता है। और क्लाइमेट चेंज के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं इसको जन जन तक पहुँचाया जा सकता है। साथ ही साथ आम जनमानस में जो अभी सोच बनी हुई है कि यह ईश्वरीय प्रकोप है, इस धारणा में चेंज आएगा और जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के प्रति हम जागरूक होंगे। आगे देखेंगे कि गॉडगिल कमेटी की मैंने बात की थी आपसे कि गॉडगिल कमेटी की रिपोर्ट आती है और वो क्लाइमेट चेंज को लेकर है। तो साथियों क्लाइमेट चेंज में जब हम बात करते हैं गॉडगिल कमेटी के अंतर्गत, तो गॉडगिल कमेटी कब आई थी? वर्ष 2011 में आई थी और डॉक्टर माधव गॉडगिल द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत का जो पश्चिमी घाट है वो बहुत ही संवेदनशील है। किन मुद्दों को लेकर? तो पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा को लेकर तो बहुत ही संवेदनशील था। और पश्चिमी घाट को इस गॉडगिल कमेटी के द्वारा 3 जोन में बांटा गया था, जोन 1, जोन 2, जोन 3। और इन जोन के अनुसार इसमें संवेदनशीलता की दर को सुनिश्चित किया गया था कि जैसे जोन 1 है तो बहुत ही संवेदनशील है और वहाँ पे बहुत ही कोर एरिया होता है, तो वहाँ पर मानवीय गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। तो साथ ही साथ जोन 2 में कुछ जो वाणिज्यिक या व्यापारिक जो गतिविधियाँ हैं उनको छोड़कर ऐसे कुछ आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह जो लेवल है, लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे देखने को मिलती हैं कि जोन 1 में क्या था, जोन 2 में क्या था, जोन 3। तो जोन 1 में आप देखेंगे तो पूरी तरह से खनन, उत्खनन जैसी जो मानवीय गतिविधियाँ थी इनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो जोन 1 to 3 में डिवाइड किया गया था और जोन 1 सबसे संवेदनशील था, खनन उत्खनन पर यहाँ पर रोक है। और साथ ही गॉडगिल कमेटी की जो यह रिपोर्ट थी साथियों, तो यह बॉटम अप अप्रोच पर आधारित थी और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी इसी प्रकार की बॉटम अप अप्रोच की आवश्यकता है। और वर्तमान में बॉटम अप अप्रोच की ही संस्तुति या सिफारिश है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी की जाती है। आगे देखते हैं। अब गॉडगिल कमेटी की तो रिपोर्ट आई, लेकिन भारत में कुछ ये प्रमुख बिंदु हैं जिनके चलते यह गॉडगिल कमेटी की रिपोर्ट जो है वो क्रियान्वित नहीं हो पाई। उसके तथ्य दिए गए कि विकासात्मक कार्य भारत में चल रहे थे, जनसंख्या दबाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, परिवहन का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमें डेवलप करना था, आजीविका के जो साधन हैं वो भी हमें जुटाने थे। तो इन सभी पैमानों को आधार बनाकर गॉडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी अनदेखी कर दी गई और गॉडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लागू नहीं किया गया। लेकिन अब समय आ गया है कि जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं उन सभी को देखते हुए कि गॉडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको क्रमबद्ध तरीके से लागू किया जाए। आज जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या दबाव एवं विकास में संतुलन की बहुत ही आवश्यकता हो गई है। तो आज जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या दबाव और जो विकास है, क्योंकि आप देखेंगे कि विकास तो अब रुकने वाला है नहीं, विकास तो लगातार बढ़ ही रहा है।
साथ ही साथ जनसंख्या भी आप देखेंगे तो भारत पूरी दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश हो गया है, तो जनसंख्या तो अब उतनी तेज़ी से रुकने वाली है नहीं। वहीं पर विकास की बात करेंगे तो जनसंख्या के अनुपात में विकास भी कंपलसरी हो जाता है। तो अब इन तीनों में संतुलन बनाने का समय आ गया है और क्लाइमेट चेंज को लेकर अब नए नए स्टेप अपनाने का समय आ गया है। आगे की राह की बात करते हैं जब हम, तो आगे की राह में वही है कि आम जनमानस तक क्लाइमेट चेंज को लेकर आम जनमानस तक अभी पहुंच नहीं है। अब साथियों यहाँ पे हम बता दें कि क्लाइमेट चेंज के बारे में कौन से लोग जागरूक हैं, तो जो संभ्रांत वर्ग जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत जागरूक है। इंटेलेक्चुअल्स जो पीपल्स हैं वही क्लाइमेट चेंज को लेकर अभी जागरूक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज है वो प्रभावित करता है गरीब लोगों को, या हम देखें कि आम जनमानस को। लेकिन आम जनमानस को क्लाइमेट चेंज की समझ ही नहीं है। तो अब बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम क्लाइमेट चेंज के जो दुष्परिणाम हैं या क्लाइमेट चेंज को कैसे बचाएं, या कैसे मानव की जो अनियंत्रित गतिविधियां हैं और जो बेगतिविधियां जो कि पर्यावरण को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित कर रही हैं, उनको हम कैसे हम नियंत्रित करें, इन सभी पॉइंटों को अब आम जनमानस के बीच में ले जाने का समय आ गया है। तो महज संभ्रांत लोगों तक इसकी पहुंच है। साथ ही साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की मैंने अभी बात की थी कि लाइफ मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, लाइफ मिशन, क्योंकि यह पॉइंट तो हम लोग पहले से ही यूज करते आ रहे थे। हम शुरू से ही पर्यावरण इको फ्रेंडली रहे हैं और पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही सम्मान सूचक रहा है। हमारे लिए हमने पर्यावरण को हमेशा से ही पूजा है। और वहीं पर आप देखेंगे लेकिन आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के दौर में हम अपने मार्ग से भटक गए और हम पर्यावरण की अनदेखी करने लगे, पर उसके और रिजल्ट के तौर पर हमारे सामने अब दुष्परिणाम आ रहे हैं। अब पर्यावरण केंद्रित जीवन शैली जीने का समय आ गया है। तो पूरी तरह से एनवायरनमेंट सेंटर्ड लाइफ अब हमें जीनी चाहिए, अब वो समय आ गया है। शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर मैं जिक्र कर ही चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी गैदरिंग होती है, टीचर्स, स्टूडेंट्स, साथ ही साथ वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी मदद कर सकता है पर्यावरण के संदेश को जन जन तक पहुँचाने में। यह है QR कोड, प्रोग्राम से जुड़ी YouTube लिंक एवं PDF के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये था आज का हमारा सेशन। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको यह सेशन कैसा लगा। थैंक यू साथियों, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।